गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 11 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, एक करके हम सारी जानेंगे। 11 नवंबर को सन 1888 में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का सऊदी अरब में जन्म हुआ था। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद जी। सन 1888 में ही प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ जेपी कृपलानी का हैदराबाद, जो कि सिंध में आता था, में जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हैदराबाद से मतलब हमारा जो साउथ में जो हैदराबाद है वो नहीं, सिंध प्रांत में जो हैदराबाद है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सन 1918 में पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। आज ही के दिन 11 नवंबर के दिन 11 नवंबर सन 1966 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान जेमिनी 12 लॉन्च किया था। 1975 को दक्षिण अफ्रीकी राज्य अंगोला को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी। सन 1982 में इजराइल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट से 60 लोगों की मृत्यु हुई थी 11 नवंबर के दिन। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, 11 नवंबर को क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। अब वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाले संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास आरंभ हो गया। आपको नाम बताना है, वह सुरक्षा अभ्यास कौन सा है। सुरक्षा तटीय संयुक्त अभ्यास जो है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास, सागर सुरक्षा, सागर पहरा, सागर कवच या फिर सागर परिक्रमा। चलिए, इसका आप आंसर मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाले संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम आपको बताना है क्या है, जो कि हाल ही में अभी आरंभ हुआ है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। अभी हमारा रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है और एमपी में जेल पहली का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जहां पर हमको डेली के करंट अफेयर्स रेगुलर अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए, इसका आंसर रहने वाला है सागर कवच। उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का शुभारंभ किया गया। यह अभ्यास उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमको जानकारी मिल गई कि जो सागर कवच नाम का एक सैन्य अभ्यास जो है, संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसको बोला जाएगा, ये हो रहा है। और ये अभ्यास जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दोनों के संयुक्त रूप से किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री, आपको नाम बताना है इटली के प्रधानमंत्री कौन है, ने भाग लिया। चलिए, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। आपको बताना है इटली के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। एनरिको लेटा, मोटेगा रेंजी, पाओलो जेंटिलो या फिर ग्यूसेप कोंटे। हाल ही में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ ही साथ में इटली के प्रधानमंत्री जिन्होंने भाग लिया, आपको उनका नाम बताना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाया है, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ वो हमेशा न्यूज़पेपर या फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PIB से लेता हूँ मैं। चलिए, इसका आंसर है ग्यूसेप कोटे। तो शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोटे जी उपस्थित थे। चलिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी ओपेक सचिवालय ने की। भारत की ओर से बैठक में किसने हिस्सा लिया। चलिए, आपको बताना है, भारत के तरफ से ओपेक जो समिट हुई थी, भारत संवाद की जो समिट हुई थी, उसमें
किसने भारत की तरफ से हिस्सा पार्ट किया, या फिर बोल सकते हैं कौन इस बैठक में रहा भारत की तरफ से। और ये जो बैठक थी ये कहाँ पे हुई थी, ओपेक सचिवालय में हुई थी। चलिए इसका आंसर दीजिए, भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेने गया था, कौन पार्टिसिपेट किया है, रविशंकर प्रसाद जी, सुब्रमण्यम जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान या फिर अमित शाह। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी के समय भारत की ओर से सम्मिलित होने वाला व्यक्ति कौन है, भारत की तरफ से कौन गया था, किसने भारत को रिप्रेजेंट किया था। दोस्तों हमारा वीडियो जो है वो रेगुलर सुबह 5 से 6 के बीच में अपलोड होता है। तो अगर आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए जिससे कि आपका करंट अफेयर्स डेली के, मैं आपको डेली के करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, और साथ ही साथ में कुछ आर्टिकल्स को भी हम स्टडी करेंगे इसी वीडियो में। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। चलिए इसका आंसर रहने वाला है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जानकारी और देख लेते हैं। बैठक की अध्यक्षता ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकीडो। चलिए काम की चीज़ क्या मिल गई हमको यहाँ पे कि ओपेक के महासचिव कौन है, मोहम्मद सानुसी बरकिंडो। और भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और साथ ही साथ इस्पात मंत्री। चलिए यहाँ पे 3 मंत्री, 2 मंत्रालय हैं भारत के, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और साथ ही साथ इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी शामिल हुए थे। चलिए आगे बात करेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रबंधित और संचालित हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आप बताइए आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन है आपका एनटीपीसी भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड, एनटीपीसी पतरानु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, या फिर एनटीपीसी एनवीवीएन विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, या फिर एनटीपीसी मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। भारतीय विमान प्राधिकरण ने, या फिर इसको एएआई भी बोलेंगे, ने किसके साथ सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए इसका आंसर है एनटीपीसी एनवीवीएन विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाएगा इसको, ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और प्रबंधित और संचालित हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है। तो यहाँ पर एएआई ने एनटीपीसी की सहायक कंपनी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी का व्यापार को देखती है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है। इसका काम क्या है, विद्युत को पैदा करना, उत्पादन करना, और साथ ही साथ में जो विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है इसका काम क्या है, उस विद्युत को हमको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे कमर्शलाइज करना है, कैसे हमको बेचना है और रेवेन्यू लेना है, ये काम कौन देखता है, विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। चलिए आगे बात करेंगे। अंडमान और निकोबार कमांड एएनसी ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज, जिसका कोड नाम आपको बताना है, का आयोजन किया गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। अंडमान निकोबार कमांड एएनसी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, उसका कोड नेम आपको बताना है। ये जो आयोजन किया गया था, 3 दिवसीय एक्सरसाइज हो रही है जो, आपको उसका नाम बताना। ऑप्शन है आपके पास बुल स्ट्राइक, टिगर ट्रम्प, हिंद शक्ति, या फिर बोल्ड कुरुक्षेत्र। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। ये जो 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज हो रही है इसका आपको नाम बताना है क्या है। चलिए इसका आंसर है बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक अंडमान निकोबार कमांड एएनसी ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा द्वीप में 3 दिवसीय
कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन किया जिसका कोड नेम है बुल स्ट्राइक। चलिए आगे बात करेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड कंपनियों में विदेशी निवेश की वर्तमान निवेश सीमा को बढ़ा दिया है। इसके बाद अब निवेश में अधिकतम कितनी मिलियन प्रति डॉलर म्यूचुअल फंड के अधीन रह सकते हैं, जो सीमा इससे पहले 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। तो चलिए इसको आपको बताना है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। आपको बताना है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सीबीडीटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ने म्यूचुअल फंड कंपनियों विदेशी निवेश की लिमिट को बढ़ा दिया। पहले ये लिमिट क्या थी, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया। तो नई लिमिट क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 400 मिलियन, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए इसका आंसर है 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर लिमिट कर दी है। पहले कितनी थी हमारी, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। तो यहाँ पे अधिकतम यूएस 7 बिलियन की कुल सीमा के भीतर लगभग 600 मिलियन प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन कर सकते हैं। इससे पहले 300 मिलियन की लिमिट थी। चलिए आगे बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 7 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर या फिर 5 नवंबर। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर है 7 नवंबर। देश में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है ताकि जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बीमारी जो है बहुत घातक है, खतरनाक है और जानलेवा है। तो इस जानकारी के बारे में, इस बीमारी के बारे में आपको कैसे डायग्नोस करना है, कैसे आपको इस बीमारी का पहले से पता हो, पैसे पता कर सकें हम इसको, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, यही इसका मेन उद्देश्य है। कैंसर भारत सहित दुनिया भर में जीर्ण एवं गैर संचारी रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, जो कि कम्युनिकेबल नहीं होता है, की वजह से होने वाली बीमारियों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण भी है और वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले कैंसर से संबंधित थे, जिसमें से 1.5 मिलियन मामले खाली अकेले भारत से थे। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। ऑप्शन है आपके पास नमामि गंगे परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, जवाहर तापी परियोजना या फिर केन बेतवा लिंक परियोजना। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। चाचा चौधरी एक बहुत ही फेमस कॉमिक कैरेक्टर है। जब मैं छोटा था तब भी उस टाइम पे चाचा चौधरी की जो कॉमिक्स हुआ करती थी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और अब भी प्रचलित है, परंतु क्या है, अब समय ऐसा है कि लोग कॉमिक्स वगैरह, बच्चे जो हैं कॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, टीवी में कार्टून्स में ही ज़्यादा उनका समय बीतता है, तो शायद अब वो इतने पॉपुलर नहीं है, परंतु आज से 20 साल 10 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। चलिए इसका आंसर है नमामि गंगे परियोजना। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चला करता था, ये एक कॉमिक कैरेक्टर है। उन्होंने अब नमामि गंगे कार्यक्रम से हाथ जोड़ लिया। नमामि गंगे परियोजना यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण एवं कायाकल्प करने के उद्देश्य से की गई है। परंतु मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कॉमिक कैरेक्टर जो कि वर्चुअल है, जो कि जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, इसको क्यों चुना गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्न में से भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार सन 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के शीर्ष स्थान किसको हासिल हुआ है। ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, बिहार या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का शीर्ष
स्थान हासिल किया। चलिए इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर तमिलनाडु राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते। पुरस्कार समारोह वस्तुतः 11 से लेकर 12 नवंबर को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी की उपस्थिति में होना है। यह 2 दिवसीय समारोह में होना है। पीडब्ल्यू सचिव के मनिवासन तमिलनाडु की सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और आ गई है कि प्रकाश जावड़ेकर जी का दुखद निधन हो गया है, तो ये इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी सारे होंगे, ये गुंजाइश लगाई जा रही है। चलिए आगे बात करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। 1 मार्च 2021, 1 जुलाई 2021, 1 जनवरी 2021 या फिर 1 नवंबर 2021 से आपको बताना है। फास्टैग सभी गाड़ियों में, सभी 4 पहिया वाहनों में सभी के लिए अनिवार्य रूप से नियमित कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। किस डेट से आपको बताना है ये। चलिए इसका आंसर है 1 जनवरी सन 2021 से। देश में 1 जनवरी सन 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें 1 दिसंबर सन 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के मोटर वाहन 4 पहिया वाहन के फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी 1 अक्टूबर सन 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य करा चुका है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम डेली क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के क्विज पढ़ते हैं और साथ ही साथ में कुछ आर्टिकल्स को भी स्टडी करते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ। आज का आर्टिकल्स देखते हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा 7 नवंबर सन 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त CIC के तौर पर शपथ ली। इन्होंने यह जानकारी राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में दी गई। बयान के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में यशवर्धन कुमार सिन्हा को शपथ दिलाई, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इस साल 26 अगस्त को बिमल जुल्का का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 महीने से ज्यादा समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था। यशवर्धन कुमार सिन्हा ने 1 जनवरी सन 2019 को सूचना आयुक्त का पद संभाला था। वे ब्रिटेन और श्रीलंका के भारत उच्चायुक्त के तौर पर सेवाएं भी दे चुके हैं। चलिए हमको यहाँ पे काम की चीज़ क्या मिल गई कि भाई इसके पहले बिमल जुल्का जी थे मुख्य सूचना आयुक्त और यशवर्धन कुमार जी इसके पहले 1 जनवरी को सूचना आयुक्त का पद इन्होंने पाया था 1 जनवरी 2019 को, परंतु उसके बाद अब इनको मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। और इसके पहले ये ब्रिटेन एवं श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। 2 महीने से पद ये खाली पड़ा था। CIC के रूप में बिमल जुल्का का कार्यकाल 26 अगस्त को पूरा हुआ था, तब से यह पद खाली था। 62 वर्ष के यशवर्धन कुमार सिन्हा का कार्यकाल लगभग 3 साल का होगा। CIC या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 5 साल या उसके 65 वर्ष की उम्र होने तक के लिए किया जाता है। तो भाई 3 साल इनके पास बचे हैं, 62 साल के हो गए हैं, तो 3 साल के बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में 614 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर सन 2020 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 614 करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में किए गए कृषि के सुधारों का सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है। इन सुधारों के जरिए अन्नदाताओं को बड़ी कड़ी मेहनत से होने वाले लाभों का बड़ा हिस्सा हड़प जाने वाले बिचौलियों को सिस्टम को दूर करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। इन योजनाओं का किन योजनाओं का उद्घाटन ये भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन योजनाओं का उद्घाटन किया उनमें से सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का
उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रबंध, बहुउद्देशीय बीज भंडारण गृह, 100 मीट्रिक टन कृषि उपज क्षमता वाले गोदाम, आईपीडीसी चरण 2, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटिंग कार्य, 105 आंगनवाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रम केंद्र शामिल हैं। इन योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दशमेश घाट और खिड़कियां घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक, काशी के कुछ वार्डों के पुनर्विकास, बनिया पार्क के पुनर्विकास के साथ पार्किंग सुविधा, गिरिजा देवी संस्कृत संकुल में बहुउद्देशीय हाल के उन्नयन सहित शहर में सड़कों की मरम्मत और पर्यटन स्थलों के विकास परियोजना का शिलान्यास भी किया है। चलिए अब बात करते हैं। डेनमार्क की सरकार ने 1.5 करोड़ मिंक को मारने का आदेश दिया। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इसी बीच डेनमार्क की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। डेनमार्क की सरकार ने देश में प्रत्येक मिंक को मारने का फैसला किया ताकि मनुष्यों में उत्परिवर्तित कोरोना वायरस को रोकने से फैला जा सके। मिंक को मारने का आदेश क्यों दिया गया ये भी देख लेते हैं। डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों को मिंक पालने वाले फॉर्म में ऐसे वायरस मिले जो कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं। यही वजह है कि डेनमार्क की सरकार ने 1.5 करोड़ मिंक मारने का आदेश जारी कर दिया है। डेनमार्क में लगभग 1.5 करोड़ से लेकर 1.7 करोड़ तक मिंक हैं। डेनमार्क सरकार के अनुसार वायरस को फैलने देने से ये भविष्य के संभावित टीकों की प्रभावशीलता को सीमित कर सकता है। अधिकारियों के अनुसार डेनमार्क में 1.5 करोड़ से लेकर 1.7 करोड़ मिंक हैं। जून से संक्रमित जानवरों को मारने की बार कोशिशों के बावजूद देश के मिंक फार्म में कोरोना का प्रकोप जारी है। मिंक को नीदरलैंड और स्पेन में भी खत्म किया गया था क्योंकि वहां भी संक्रमण पाया गया था। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ। डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।